उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। यह वर्णन करने में कि नृत्य, धर्म, भाषा आदि की विभिन्न परंपराओं का विकास कैसे हुआ और किस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों के विकास पर प्रभाव पड़ा। चेर, मुगलों और अन्यों के शासनकाल के तहत क्षेत्रों में सांस्कृतिक विकास को परिभाषित करने और समझने में। यह वर्णन करने में और यह कहानी समझने में कत्थक सीमाओं से परे कैसे विकसित हुआ। भारत में लघु चित्र कला की परंपरा को समझने और जानने में। चेर और मलयालम भाषा का विकास। मलयालम भाषा के विकास में चेर राज्य की सक्रिय भूमिका भाषा और क्षेत्र के बीच एक अंतः संबंध को दर्शाती है। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। शासकों ने स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाने वाली मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया है। इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। इस काल का केरल का मंदिर रंगमंच संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। 12वीं शताब्दी में मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया था, जिसका शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। यह दो भाषाओं संस्कृत तथा मलयालम का मिश्रण था। शासक और धार्मिक परंपराएं। जगन्नाथी संप्रदाय। कुछ क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय, जिसका शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज भी स्थानीय लोग पारंपरिक तरीके से जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाते हैं, जिसका यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। 12वीं शताब्दी के गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाया। 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। पुरी तेजी से एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनता जा रहा था। सभी सामाजिक और राजनीतिक मामलों में इसकी सत्ता बढ़ती गई। आगे आने वाले शासकों जैसे मुगल, मराठा और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया, ताकि स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाए। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग राजस्थान को राजपुताना कहते थे। अपने निहित अर्थ के विपरीत, राजपुताना अकेले राजपूतों का गढ़ नहीं था, बल्कि ऐसे अनेक समूहों का भी गढ़ था जो उत्तरी और मध्यमवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते थे। 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज का परिवार एक ऐसा ही प्रमुख शासक परिवार था। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया, मगर पीठ नहीं दिखाई। कवियों ने काव्यों और गीतों के माध्यम से उनकी शूरवीरता की गाथाओं का गुणगान किया। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित
चरण भाटों द्वारा गाए जाते थे। इन शूरवीरों की कहानियों में नाटकीय स्थितियों में स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि जैसे प्रबल संवेगों का चित्रण मिलता है। स्त्रियों को कभी-कभी झगड़े के कारण के रूप में चित्रित किया गया है, जिसके कारण पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा करने के लिए आपस में लड़ते थे। स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थीं। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। कथक नृत्य की कहानी भाग 1। भिन्न भिन्न नृत्य कलाएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में विकसित हुई। कथक का इतिहास उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ा है। कथक शब्द एक संस्कृत शब्द कथा से निकला है, जिसका अर्थ है कहानी। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव, संगीत और शारीरिक मुद्राओं से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यानों का लोकप्रिय लोक नाट्यों के रूप में अभिनय प्रस्तुत किया जाता था, जिसे रास लीला कहा जाता था। कथाकार लोक नृत्य के साथ कथक के मूल हाव भाव को भी जोड़ते थे। धीरे धीरे मुगल बादशाहों और उनके अभिवाजितों के शासनकाल में कथक नृत्य को राजदरबार में अपना स्थान मिला। इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण मुगल दरबारों में अर्जित किए और एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में उभरा। कथक नृत्य की कहानी भाग 2। आगे चलकर कथक नृत्य 2 विभिन्न परंपराओं अर्थात घरानों में फला फूला। राजस्थान, जयपुर दरबारों में और लखनऊ में। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह कला एक प्रमुख रूप से रूपांतरित हुई। 19वीं शताब्दी के तीसरे पड़ाव में यह इन दोनों क्षेत्रों में और आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश के इलाकों में एक नृत्य शैली के रूप में पक्के तौर पर संस्थापित हो गई। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुतपद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाता था। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। नापसंदगी के बावजूद भी कथक का पतन नहीं हुआ। यह गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसे देश में 6 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता प्राप्त हुई। शास्त्रीय शब्द का प्रयोग उन नृत्य रूपों या शैली के लिए किया जाता है जो धार्मिक विषय से संबंधित हो या जिसे कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से प्राप्त अत्यधिक कौशल की आवश्यकता हो या जिसे निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित किया जाता हो और जिसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता हो। अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है वे हैं भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और मणिपुरी मणिपुर। लघु चित्रों की परंपरा भाग 1। लघु चित्र कला की अनूठी परंपरा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न तरीकों से विकसित हुई। लघु चित्र छोटे आकार के विस्तृत चित्र होते हैं। आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर इन चित्रों को चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों
अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे। पश्चिमी भारत में पाए गए कुछ सर्वाधिक सुंदर लघुचित्र धार्मिक जैन ग्रंथों को चित्रित करते थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। इन पांडुलिपियों में दरबार के दृश्य, लड़ाई और शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं को चटक रंगों में चित्रित किया जाता था। अक्सर उफर के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था। ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। जब मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा, अनेक चित्रकार मुगल दरबार को छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती दरबारों की कला में विशेष रूप से लघुचित्रों में एक गहन मुगल कलात्मक प्रभाव दिखता था। हालांकि उन्होंने अपनी विशिष्ट शैली को बनाए रखते हुए और उसे विकसित करते हुए एक सामंजस्यपूर्ण मेल बनाकर रखा। लघुचित्रों की परंपरा भाग 2। मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ की लघु चित्रकला में पौराणिक कथाओं और काव्यों के विषय होते थे। विशिष्ट बसोहली लघु चित्रकला शैली में साहसिक रंगों और भावप्रवण विषयों का उपयोग होता था। यह 17वीं शताब्दी के अंत में आधुनिक हिमाचल प्रदेश की तलहटी के इलाकों में विकसित हुई। यहां जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी, भानुदत्त की रसमंजरी। 1739 में नादिर शाह की दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप कई मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकाली की कांगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने वैष्णव परंपराओं की प्रेरणा पर आधारित एक नई शैली विकसित की। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। बंगाली भाषा का विकास। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ माना जाता है, परंतु वास्तव में यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। वास्तव में प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य भाग तक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि बंगाल के लोग कभी भी संस्कृत से उपजी हुई भाषा नहीं बोलते थे। ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी के आरंभ में बंगाल और मगध यानी दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे, जिससे बंगाली पर संस्कृत का प्रभाव बढ़ा। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इसने गंगा की मध्य घाटी में भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव को प्रबल बनाया। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्यून सांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। 15वीं शताब्दी तक आते आते बंगाली की विभिन्न उपभाषाएं एक आम साहित्यिक भाषा बनने के लिए एकीकृत हो गई, जो उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग, वर्तमान में पश्चिम बंगाल की बोलचाल की भाषा पर आधारित थी। 1586 में अकबर ने बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और फारसी प्रशासनिक भाषा बन गई। वर्तमान में बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित है। आधुनिक बंगाली में जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं से कई शब्द लिए गए हैं। बंगाल साहित्य का विकास। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को
दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य, स्थानीय देवी देवताओं के मांगलिक काव्य और भक्ति साहित्य जैसे वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियां आदि शामिल हैं। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं, जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं, जिनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक की गई है। उन्हें प्रथम श्रेणी में रखा गया है। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जिसमें मैनामती और गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां, परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत शामिल हैं। नाथ लोग सन्यासी होते थे, जो तरह तरह की यौगिक क्रियाएं करते थे। चूंकि ये कृतियां मौखिक रूप से कही सुनी जाती थीं, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता है। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय हुईं, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। बंगाल का विकास। पीर। 16वीं शताब्दी पश्चिमी बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों से दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली और दलदली इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों के प्रवास की साक्षी थी। उन्होंने जंगलों को साफ किया और वे भूमि को धान की खेती के लिए प्रयोग करने लगे। धीरे धीरे स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरीय खेती करने वाले लोग और जनजातीय लोग किसानों के नए समुदायों में मिल गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। उन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। मुगल अधिकारियों को भूमि दी जाती थी, जिसका उपयोग वे मस्जिदें बनाने के लिए कर लेते थे, जो इन इलाकों में धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थीं। इन अस्थिर परिस्थितियों में बसने वाले नए लोगों को समुदाय के नेताओं द्वारा आश्वासन प्रदान किया गया। इन नेताओं ने शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका अदा की। यह माना जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां थीं। स्नेह और आदर के कारण लोग इन्हें पीर कहा करते थे। इस श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी सैनिक, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और जीवात्माएं शामिल थीं। पीरों की पूजा पद्धतियां बहुत लोकप्रिय हो गईं। उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। बंगाल का विकास। मंदिर। बंगाल में मंदिर निर्माण का दौर, जो 15वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ था, 19वीं शताब्दी तक चला। शक्तिशाली व्यक्ति या समूह अपनी शक्ति और भक्ति भाव का प्रदर्शन करने के लिए इन मंदिरों का निर्माण कराते थे। निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू, तेली और कंसारी, घंटा धातु के कारीगर आदि ने बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से बने मंदिरों को बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। इन कमजोर वर्गों से संबंधित अनेक परिवारों ने नए आर्थिक अवसरों का लाभ उठाया, जो यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आने से उत्पन्न हुए थे। इससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार आया। इन स्मारकों के माध्यम से उन्होंने अपनी बेहतर परिस्थिति की घोषणा की। ब्राह्मणों ने स्थानीय देवी देवताओं की प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित किया, जिन्हें पहले गांवों की छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजा जाता था। मंदिरों की आकृति छप्परदार झोपड़ियों की तरह 2 छतों वाली दुचाला या 4 छतों वाली चौचाला होती थी। इस कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव है। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी,
लेकिन बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों और मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थीं। कुछ मंदिरों, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों को उनकी अति उत्तम सजावटों के लिए जाना जाता है। बंगाल का विकास मछली भोजन के रूप में। मछली भोजन के रूप में परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। चूंकि बंगाल एक नदीय मैदान है जहां मछली और धान की उपज बहुतायात होती है, गरीब बंगाली व्यक्ति भी इनका उपयोग कर सकता है। मछली पकड़ना यहां इनका प्रमुख व्यवसाय रहा है कि बंगाली साहित्य में भी मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। मंदिरों और विहारों यानी बौद्ध मठों की दीवारों पर लगी मिट्टी की पट्टियों में मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। ब्राह्मणों को सामिष भोजन खाने की अनुमति नहीं थी। बृहद धर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय। 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा या किसी चर्च के सदस्य मानते थे। परंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लोगों को एक नई पहचान मिली। वे स्वयं को एक ऐसे समुदाय का सदस्य मानने लगे जो एक आम भाषा जैसे कि फ्रेंच या जर्मन बोलते थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में रोमानिया में विद्यालयी पाठ्यपुस्तकें ग्रीक के स्थान पर रोमानियन में लिखी जाने लगीं। इसी प्रकार हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगेरियन राजभाषा बन गई। यह और इसी प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं ने लोगों को यह बोध कराया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए हुए आंदोलनों ने इस भावना को और अधिक बल दिया। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म की भाषा, भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा जाता है, जबकि यह माना जाता है कि यह अस्मिताएं युग युगांतरों से अस्तित्व में हैं। तथापि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाएं विकसित हुई हैं। हजारों वर्षों के दौरान भाषा, नृत्य, पंथ, धर्म, सांस्कृतिक व्यवहार जैसे राजपूतों की वीरता, खाद्य आदतों इत्यादि सहित कई परंपराओं ने क्षेत्रीय संस्कृति के निर्माण और विकास में योगदान दिया है। कुछ प्रसिद्ध परंपराएं और क्षेत्र जिन्हें उन्होंने प्रभावित किया वे थे चेर शासकों के क्षेत्र, जहां मलयालम भाषा विकसित हुई, जगन्नाथ संप्रदाय जिसने उड़ीसा को विकसित करने में मदद की, कांगड़ा और राजस्थान की लघु चित्रकला, लखनऊ और जयपुर का कथक नृत्य, बंगाल का मछली भोजन, संस्कृत से बंगाली भाषा के उद्भव से लेकर इसके विकास तक, बंगाल की पीरें और विशिष्ट मंदिर आदि। इन सभी परंपराओं ने विभिन्न शासकों के संरक्षण और शासनकाल के तहत समय समय पर क्षेत्र को स्थानीय रूप से उभारा और विकसित किया है।